डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। गाइस, क्या आपको पता है डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन का मतलब क्या है? अगर नहीं पता तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं अंजलि और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल लो बाय अंजलि में। ट्रांसफर और प्रॉपर्टी एक्ट के लेक्चर 9 में मैं आपको करवाऊंगी डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को चूज़ करना, किसी चीज़ का चुनाव करना। चलो अब हम बेर एक्ट की फर्स्ट हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। Where a person professes to transfer property which he has no right to transfer and as part of same transaction confers any benefit on the owner of the property, such owner must elect either to confirm such a transfer or to dissent from it. देखो, बेयर लैंग्वेज ये कह रही है कि जहाँ पर एक पर्सन जो है प्रोफेस है, मतलब एग्री है प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए, और उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए उसका कोई राइट नहीं है, मतलब वो ओनर नहीं है उस प्रॉपर्टी का, ठीक है, फिर भी वो एग्री है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए। और उसी ट्रांजैक्शन के अंदर क्या होता है कि वो जो है बेनिफिट जो है ट्रांसफ़र करता है, कन्फर करता है उस प्रॉपर्टी के ओनर को। मतलब ए जो है बी के पास जाता है कि ना तू अपनी प्रॉपर्टी बेच दे, मैं तुझे इतने पैसे दूंगा, ठीक है। अब जो ओनर है उस प्रॉपर्टी का, उसे ये इलेक्ट करना है, उसके पास ये चॉइस करने के लिए उसे स्टैंड किया गया है कि या तो वो उस बेनिफिट को कन्फर्म करेगा या तो उसे मना कर देगा, उसे डिसेंट कर देगा। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ कि एक पर्सन जो है उसका कोई राइट नहीं है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का, और वो बी के पास जाता है, मतलब कोई भी अमाउंट लेकर जाता है कि चाहे वो 10 लाख हो, 20 लाख हो, 30 लाख हो, ठीक है। तो वो लेके जाता है और वो बी को कहता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी किसी सी को ट्रांसफ़र कर दे, ठीक है। अब जो बी के पास है ये चॉइस है, उसे चॉइस के लिए स्टैंड किया गया है कि वो हाँ, अगर वो उस बेनिफिट को चाहता है, लेना चाहता है, तो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देगा। अगर वो उस बेनिफिट को नहीं लेना चाहता, अगर कंफर्म नहीं करना चाहता, तो वो उसे डिनाई कर देगा। अब बेयर एक्ट की नेक्स्ट हेडिंग आती है, एंड इन द लेटर केस ही शैल रिलिंगिश द बेनिफिट्स सो कन्फर्ड एंड द बेनिफिट्स सो रिलिंगिश शैल रिवर्ट टू द ट्रांसफर और हिज रिप्रेजेंटेटिव्स एज इफ इट हैड नॉट बीन डिस्पोज्ड ऑफ। मींस अगर बाद में वो जो बेनिफिट है अगर डिनाई कर दिया जाता है, जिस पर्सन को चूज़ करने के लिए दिया गया है, अगर वो डिनाई कर देता है, तो वो जो उसे बेनिफिट मिला है वो अगर उसे छोड़ देता है, रिलिंगिश कर देता है, ठीक है, तो वो बेनिफिट जो है उसे वापस ट्रांसफरर के पास आ जाएगा या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव के पास आ जाएगा, जैसे कि वो डिस्पोज ऑफ हो गया हो। अब यहाँ पर एक और हेडिंग निकल के आती है बेयर एक्ट लैंग्वेज में, subject nevertheless where the transfer is gratuitous and the transferor has before the election died or otherwise become incapable of making fresh transfer and in all cases where the transfer is for consideration। मतलब अगर इलेक्शन करने से पहले ट्रांसफरर की जो है डेथ हो जाती है या फिर किसी भी कारण से वो फ्रेश ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, या फिर उन सभी केसों में जहाँ पर कंसिडरेशन के लिए जो है ट्रांसफ़र की जा रही है प्रॉपर्टी, तो वहाँ पर क्या है, डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को, जिससे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जानी है, उसे कहेंगे हम डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी, क्योंकि उसे ट्रांसफ़र नहीं हुई है प्रॉपर्टी, तो वो डिसअपॉइंटेड है, निराश हो गया, वो निराश ट्रांसफरी है। तो अब जो उसे प्रॉपर्टी है एक उसे गुड अमाउंट दिया जाएगा, या फिर प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है जो उसे ट्रांसफ़र की जानी थी वो नहीं हुई, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू उसे ट्रांसफ़र की जाएगी या कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा जिसका वो हकदार है। चलो, बेयर एक्ट की हमने तीनों पॉइंट को कवर कर लिया है कि हमें डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन समझ में आ गया। मैं एक अब इलस्ट्रेशन देख लेंगे अब इसका। X gives rupees 10 lakh to Y and in the same transaction asks Y to transfer his house to Z. Here Y is put to the election to confirm or deny the rupees 10 lakh. If Y accepts rupees 10 lakh, then he will also have to transfer his house to Z. If Y deny, then rupees 10 lakh will revert back to the transfer। जैसे कि हमने ऊपर वाली सारी हेडिंग्स में पढ़ लिया है कि अगर X जो है वो गिफ्ट देते हैं 10 लाख का Y को, और उसी ट्रांजैक्शन के अंदर Y को जो है कहता है कि वो अपना घर जो है Z को दे दे। अब यहाँ पर Y है को जो खड़ा किया गया है, Y को चुना गया है इलेक्शन करने के लिए। अब Y जो है इलेक्शन करेगा कि या तो वो उसे कंफर्म करे या तो वो उसे डिनाई करे, या तो वो 10 लाख अगर उसे लेने हैं तो उसे कंफर्म कर लेगा और अपनी प्रॉपर्टी जो है Z को दे देगा। अगर वो डिनाई कर देगा तो उसकी प्रॉपर्टी तो उसके पास ही रहेगी। अगर Y एक्सेप्ट करता है 10 लाख रुपए, तो वो क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा जेड को हाउस। अगर वाई डिनाई कर देता है उस बेनिफिट को कंफर्म करने के लिए या फिर मना कर देता है, तो वो जो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी है जिसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होनी थी वो डिसअपॉइंट हो गया। वो कौन था, जेड था, उसे प्रॉपर्टी तो ट्रांसफ़र हुई नहीं, तो वो डिसअपॉइंट हो गया। अब वो जो है रीजनेबल कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकता है, किसके अगेंस्ट कर सकता है, ट्रांसफरर के अगेंस्ट। ट्रांसफ़र कौन करवाने वाला था, एक्स करवाने वाला था, तो एक्स के अगेंस्ट जो है वो रीजनेबल कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकता है। अब हम सेकंड इलस्ट्रेशन भी देख लेते हैं। सी की एक प्रॉपर्टी है फॉर्म ऑफ सुल्तानपुर जिसकी कीमत है 800 रुपये। अब ए जो है यहाँ पर वो एग्री है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए बी को, ठीक है, और ए जो है चूज़ करने के लिए सी को खड़ा कर देता है कि सी इलेक्ट करेगा, उसे 1000 रुपये अमाउंट देते हैं कि या तो वो उसे कंफर्म करे या तो डिनाई करे।
सी जो है यहाँ पे डिनाई कर देता है 1000 रुपये की गिफ्ट को लेने से, ठीक है। अगर इसी केस के अंदर ए जो है इलेक्शन करने से मर जाता है, इलेक्शन करने से पहले मर जाता है सॉरी, तो जो कीमत है, जो उसकी वर्थ है, जो अब डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को जानी थी, तो या तो वो उसे 1000 रुपये पे करेगा, ठीक है, या फिर 800 रुपये उसे पे करेगा डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को। यहाँ पे डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी कौन है? बी, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड रूल निकल कर आता है, द रूल इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस सेक्शन अप्लाइज वेदर द ट्रांसफर डज और डज नॉट बिलीव दैट विच ही प्रोफेसेस टू ट्रांसफर टू बी हिज ओन। अब यहाँ पर ये रूल जो है आया है, चाहे ट्रांसफर जो है ये बिलीव करता है या नहीं करता, वो एग्री है ना उसे प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो जो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर है उसको वो अमाउंट देगा। यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये निकल के आया है कि अगर वो मर जाए चाहे ना मरे, लेकिन वो प्रोफेस हो चुका है एक बार, तो उसे उसकी अमाउंट जो है डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर को पे करेगा ही करेगा। अब एक और पॉइंट है यहाँ पर कि एक पर्सन को जो है बेनिफिट नहीं हो रहा, डायरेक्टली बेनिफिट नहीं हो रहा उस ट्रांजैक्शन के अंदर, लेकिन वो बेनिफिट हो रहा है उसे इनडायरेक्टली, तो वहाँ पर जो है उस पर्सन को इलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे हम एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। एक्स गिफ्ट्स ₹10 लाख टू वाईज सन एंड आस्क वाई टू ट्रांसफर हिज हाउस टू जेड। एक्स जो है गिफ्ट देता है 10 लाख रुपए का वाई के बेटे को, एंड वाई से ये बात पूछता है कि वो उस प्रॉपर्टी को जो है जो उसके हाउस को है वो जेड को ट्रांसफ़र करे। यहाँ पर वाई को पूछा जा रहा है, इलेक्ट करने के लिए खड़ा किया गया है, लेकिन और जो अमाउंट दी गई है जहाँ पे उसे गिफ्ट दिया गया है वो दिया गया है वाई के बेटे को, ठीक है। तो यहाँ पर वाई को चुना गया है इलेक्शन करने के लिए, तो यहाँ पर वाई जो है इलेक्शन करने की उसे कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वाई के बेटे को दिया गया है गिफ्ट, ना कि वाई को। यहाँ पर एक और रूल दिया हुआ है, एक पर्सन जो है उसकी एक कैपेसिटी तो है खुद की कि वो बेनिफिट लेता है उसी ट्रांजैक्शन के अंदर, और दूसरे वे में वो उसे मना कर देते हैं। अब हम इसे इलस्ट्रेशन से समझते हैं। एक्स जो है गिफ्ट देता है 10 लाख रुपए का वाई के बेटे को, और वाई को इलेक्शन के लिए खड़ा करता है कि वो जेड को जो है हाउस दे दे या फिर डिनाई कर दे। तो वाई जो है इलेक्शन नहीं करता है, इलेक्शन के लिए खड़ा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वाई है वो उसके बेटे का गार्जियन है, और वाई के बेटे को क्या 10 लाख रुपए गिफ्ट दिया गया है। तो वाई गार्जियन होने के नाते वो 10 लाख रुपए भी रख सकता है और अपनी प्रॉपर्टी को भी रख सकता है, तो वो वहाँ पर जो है मना करेगा और 10 लाख भी रख लेगा, मतलब अपनी प्रॉपर्टी भी रख लेगा और 10 लाख रुपए भी रख लेगा, मतलब एक ही कैपेसिटी के अंदर दोनों काम उसके हो जाएंगे और वो मना भी कर देगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, जहाँ पर एक पर्टिकुलर बेनिफिट जो है प्रॉपर्टी के ओनर को ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है, जो प्रोफेस है मतलब एग्री है प्रॉपर्टी के बेनिफिट को ट्रांसफ़र करता है जो, ठीक है, अगर वो एक्सप्रेसली ट्रांसफ़र करता है और वहाँ पर ओनर जो है ये क्लेम कर देता है प्रॉपर्टी का कि वो ऐसी पर्टिकुलर बेनिफिट को नहीं लेगा, मना कर देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो मना तो कर देता है, लेकिन उसी ट्रांजैक्शन के अंदर जो दूसरी चीज़ उसे मिल रही है उसे वो एक्सेप्ट कर लेता है। वो बाउंड है उस चीज़ को छोड़ने के लिए, उस बेनिफिट को छोड़ने के लिए, लेकिन उसी ट्रांजैक्शन के अंदर जो चीज़ दूसरी चीज़ उसे ट्रांसफ़र हो रही है उसे वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो हम इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। एक्स जो है गिफ्ट देता है 10 लाख रुपये और एक हाउस देता है वाई को, और उसी ट्रांजैक्शन के अंदर ये कहता है कि वाई को कि वो अपना हाउस जो है जेड को दे दे। यहाँ पर वाई जो है अगर डिनाई कर देता है उस हाउस को, ट्रांसफ़र जो उसे किया जा रहा है उसे वो रिलिंग्विश करने के लिए बाउंड नहीं होगा, क्योंकि उसी हाउस या फिर जो भी उसे बेनिफिट मिल रहा है उसे जो उसे ट्रांसफ़र किया गया है इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, वो 10 लाख रुपए जो है जो उसे एक्सप्रेसली बताया गया है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है उस हाउस के बदले, और उस एक चीज़ को डिनाई कर देता है। मतलब सेम ट्रांजैक्शन के अंदर एक चीज़ तो डिनाई कर देता है और एक चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है जो कि उसे उसके हाउस के बदले में दी जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर वो एक चीज़ एक्सेप्ट कर सकता है और एक चीज़ डिनाई कर सकता है। जो चीज़ उसे बदले में दी जा रही थी उसे वो मना कर सकता है अगर वो हाउस अपना ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता तो, और जो उसे दूसरी चीज़ दी जा रही है उसे वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब एक और रूल है यहाँ पर, द ओनर हैज़ टू चूज़ वन आउट ऑफ द टू इनकंसिस्टेंट राइट्स, द चॉइस में एक्सप्रेस और इम्प्लाइड फ्रॉम कंडक्ट। मतलब ओनर के पास ये राइट है, उसे चूज़ करने का ये अधिकार है कि वो जो उसे चीज़ दी जा रही है, दो जो चीज़ दी जा रही है उनमें से वो कुछ भी चूज़ कर सकता है, और वो जो चॉइस है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है या फिर इम्प्लाइड भी हो सकती है, या तो बोल कर या तो लिख कर, ठीक है। वेयर द इलेक्शन इज़ मेड बाय द ओनर इज़ एक्सप्रेस वर्ड, अगर जो इलेक्शन हो रहा है ओनर के द्वारा किया जा रहा है, अगर वो वर्ड्स के द्वारा किया जा रहा है, इट इज़ एन एक्सप्रेस इलेक्शन, वो एक एक्सप्रेस इलेक्शन कहलाएगा, विच इज़ फाइनल एंड कॉन्क्लूसिव, जो कि फाइनल होगा और कॉन्क्लूसिव होगा।
बट वेयर द ओनर सिंपली एक्सेप्ट द बेनिफिट विदाउट एक्सप्रेसिंग एनीथिंग इन वर्ड्स, इट इज़ प्रज्यूम्ड दैट ही हैज़ इलेक्टेड इन फेवर ऑफ ट्रांजेक्शन प्रोवाइडेड। अगर लेकिन जहाँ पर जो ओनर है सिंपली एक्सेप्ट कर लेता है जो भी उसे बेनिफिट जो है दिया जा रहा है, उस जो उसे बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसे सिंपली एक्सेप्ट कर लेता है बिना किसी बोल कर या फिर बिना बोल कर या लिख कर, ठीक है, तो ऐसा माना जाएगा कि वो जो है उस ट्रांजैक्शन के फेवर में है, या तो ही वो अवेयर है उस जो उसे इलेक्ट करने के लिए जो चीज़ दी गई है, या तो वो उसके लिए अवेयर होगा। इफ़ ही वेव्स इंक्वायरी अंडर द सर्कमस्टांसिस, या तो वो उसको सब चीज़ों के बारे में पता होगा या फिर उसके सर्कमस्टांसिस के बारे में पता होगा। अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट है, वेयर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हैविंग फुल नॉलेज ऑफ द सर्कमस्टांसिस एंड बीइंग अवेयर ऑफ हिज ड्यूटी टू इलेक्ट एक्सेप्ट्स द बेनिफिट, इट मीन्स दैट ही हैज़ चूजन इन फेवर ऑफ द ट्रांजैक्शन। जहाँ पर ओनर जो है, प्रॉपर्टी का जो ओनर है, उसे सर्कमस्टांसिस की फुल नॉलेज है और वो उस ड्यूटी से अवेयर है जिसे उसने चूज़ किया है और उस बेनिफिट को एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब ये होगा कि वो उस ट्रांजैक्शन के फेवर में है जिसे उसने चूज़ किया है। अब इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। एक्स जो है गिफ्ट देता है 10 लाख रुपए का वाई को, और वाई जो है कुछ नहीं कहता और उसे एक्सेप्ट कर लेता है, कुछ भी नहीं कहता। और वाई जो है यहाँ पर जो है ड्यूटी से अवेयर है। अगर वो अवेयर होता है, अगर वो उसने इलेक्शन किया है, अगर उस सर्कमस्टांसेस से अवेयर है वो, तो ये माना जाएगा, ये प्रज्यूम किया जाएगा कि वाई जो है उस ट्रांजैक्शन के फेवर में है जिसे उसने चूज़ किया है। अगर उसने कुछ नहीं कहा और वो अपनी ड्यूटी को से अवेयर है और उस सर्कमस्टांसेस से अवेयर है, तो ये माना जाएगा कि उस ट्रांजैक्शन के फेवर में है वो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन का टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई और डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और टीपी से रिलेटेड और वीडियोस देखनी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो वहाँ पर मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट वीडियो में।